प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय भूटान दौरे से वापस दिल्ली लौट आए हैं। बुधवार को दिल्ली लौटते ही पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली बम धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। करीब 20 से 25 मिनट तक प्रधानमंत्री एलएनजेपी अस्पताल में रहे, घायलों से बातचीत की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। मुंबई से वाराणसी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान को बीच उड़ान के दौरान बम की धमकी दी गई, जिससे कि हड़कंप मच गया और इस घटना के बाद में वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और तत्काल फ्लाइट की एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और उसे तुरंत आइसोलेशन में ले जाया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया और बम निरोधक दस्ते ने विमान की पूरी तरीके से जांच पड़ताल की। जांच के दौरान फ्लाइट में टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर पर लिखा था बॉम्ब गुड बाय। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर अहम बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा की और कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि राजस्थान सरकार पहली बार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने जा रही है। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान घूमर नृत्य को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 19 नवंबर को पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का भव्य आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि ये उत्सव राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक ही दिन आयोजित होगा, जबकि राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में होगा, जहां महिलाएं बालिकाएं पारंपरिक परिधान में लाइव म्यूजिक पर घूमर नृत्य प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने सभी महिलाओं, छात्राओं, गृहिणियों और प्रोफेशनल डांसर से भाग लेने के लिए अपील की, आह्वान किया। निःशुल्क पंजीकरण पर्यटन विभाग की वेबसाइट घूमर.rajasthan.com पर किया जा सकता है। जयपुर में 11 से 16 नवंबर तक जवाहर कला केंद्र में निःशुल्क वर्कशॉप भी चल रही है, ताकि प्रतिभागी नृत्य की तैयारी कर सके। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज एनआईए की टीम पहुंची और गेट पर रखे रजिस्टरों की जांच की। इससे पहले दिल्ली पुलिस और स्पेशल टीम भी यूनिवर्सिटी परिसर में जांच कर रही थी और इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच द्वारा हिरासत में लिए गए एक युवक को फतेहपुर तगा गांव में निशानदेही के लिए ले जाया गया। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें फरीदाबाद पुलिस, क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल टीम, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है, ताकि इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा हो सके। अंधा उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया और अब परिणामों का बेसब्री के साथ में इंतजार किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताशव सिंह तोमर के निर्देशन में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच में स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। मतगणना बुधवार को राजकीय पीजी महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में होगी, जिसमें 20 राउंड में 14 टेबल लगेगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और पूरे परिसर में सीसीटीवी निगरानी भी रहेगी। उपचुनाव में कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है और 15 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में इस वक्त बंद है। मतगणना के बाद ही ये तय होगा कि किसके भाग्य पर जीत का सेहरा सजेगा। मतदान गणना का जो स्थल है वो 12 बॉयज़ कॉलेज ही रहेगा, जहाँ पे भी हम खड़े हैं। ईवीएम की जैसे स्टोरेज कल हो चुकी थी, इसकी सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, ट्रेनिंग स्टाफ भी हो चुकी है। 14 टेबलें लगेंगी, जिसमें कि 19 पूर्ण राउंड और 1 आंशिक राउंड, यानी कि 20 राउंड होंगे। सुबह 7 बजे से जो पोलिंग एजेंट्स हैं पार्टीज़ के, उनकी एंट्री स्टार्ट होगी
यहाँ की व्यवस्थाएं बाहर की पुलिस द्वारा कल पेपर में भी दी जाएंगी, क्योंकि ट्रैफिक का डाइवर्जन भी होगा और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं यहाँ पे और हम इसको शांति। और आपको खबर अजमेर से है, जहां किशनगढ़ में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के साथ 86,70,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर पीड़ित संपतलाल महेश्वरी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे ट्रांसफर करवाए। ठगों ने कहा कि उसके नाम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में एक एटीएम कार्ड मिला है और कोर्ट में बचाव के लिए रकम जमा करवानी होगी। डर के कारण पीड़ित ने अपनी 18 से ज्यादा एफडी तोड़वाकर अलग अलग खातों में 86 लाख से अधिक भेज दिए। बाद में ठगों से संपर्क टूटने पर ठगी का खुलासा हुआ। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी और कॉलर की पहचान व खातों की ट्रांजैक्शन ट्रेस करने में पुलिस जुटी हुई है। और आप खबर अजमेर से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर नसीराबाद के पास श्रीनगर गांव में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार और ट्रेलर के आमने सामने भिड़ंत में एक युवक और एक युवती की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब जयपुर की ओर जा रही कार ट्रेलर से टकराकर सड़क किनारे पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही श्रीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को श्रीनगर उप स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया। अभी मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है, जिसके लिए आसपास के थानों को सूचना भेजी गई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अजमेर सेंट्रल जेल में चाय को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें बंदी रामदेव ने अपने साथी बंदी राजकुमार पर गर्म चाय फेंकी और स्टील के मग से आंख पर हमला किया। घटना 6 नवंबर की है, जिसमें राजकुमार की बाईं आंख गंभीर रूप से जख्मी हो गई और चिकित्सकों को उसका लेंस ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ा। जेल अधीक्षक आर अनंतेश्वर के अनुसार विवाद तब शुरू हुआ जब राजकुमार ने अन्य बंदियों को चाय देने के बाद ही रामदेव को चाय देने की बात कही, जिस पर रामदेव नाराज होकर हमला कर गया। मौके पर ड्यूटी प्रहरी और मुख्य प्रहरी ने दोनों को अलग कराया और घायल बंदी को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज पूरा होने के बाद 11 नवंबर को जेल लौटाया गया। दोनों बंदी पॉक्सो मामले में दोषी हैं और राजकुमार को 2023 में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। घटना के बाद में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। जेल प्रहरी गुमानाराम सनो भागीरथ राम, जो हाल जेल प्रहरी केंद्रीय कारागार अजमेर में पदस्थापित है, इसने उपस्थित थाना होकर के एक प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें बताया कि दंडित बंदी राजकुमार उप राजू सनो कन्यालाल ने हमारे जेल पे एक प्रार्थना पत्र दिया है कि रामदेव पुत्र नरपत राम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करें। मुकदमा दर्ज इसलिए ये कहा कि राजकुमार और रामदेव दोनों ही जेल में निरुद्ध है, दोनों ही बंदी है और शाम को चाय वितरण को लेकर के इनके विवाद। और आप खबर जयपुर से है, जहां शाहपुरा अनाज मंडी में देर रात चोरों ने त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी, अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी की दुकानों के ताले तोड़कर नगद अन्य सामान लेकर के फरार हो गई। ये वारदात रात 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में हुई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 3 चोर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद मंडी में व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया और कई व्यापारियों ने रात की गश्त बढ़ाने और सुरक्षा कड़ी करने की मांग की। सूचना पर शाहपुरा थाना प्रभारी रिया चौधरी मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने फुटेज जब्त कर आरोपियों की पहचान और तलाश करने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। और आप खबर श्रीगंगानगर से है, जहां एसपी अमृता दुहन के निर्देशन में पदमपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 3 निवासी खेमचंद उर्फ खेमी को गिरफ्तार किया। सीआई सुमन जयपाल के नेतृत्व में डीडी हेड रोड के पास की गई इस कार्रवाई में आरोपी के पास से 4 ग्राम चट्टा 1780 नशीली कैप्सूल बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और घमुडवाली थाना प्रभारी रघुवीर सिंह बीका मामले की जांच कर रहे हैं। एसपी अमृता दुहन ने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी हाल में नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप खबर जयपुर से है, जहां शाहपुरा नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई, जब एक मृत गौवंश को सम्मान पूर्वक दफनाने के बजाय कचरे के डंपयार्ड में फेंक दिया गया, जिससे मौके पर मौजूदा लोगों
और गौ सेवकों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलने पर महाकाल गौ सेवा समिति की टीम और परमानंद धाम के महंत श्री हरिओम दास महाराज मौके पर पहुंचे। प्रशासन से सुधार की मांग की, लेकिन नगर परिषद के किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। डंपयार्ड में शव को स्वान नोचते रहे, अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। स्थानीय गौ सेवकों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई और मृत गौवंश के सम्मानजनक अंतिम संस्कार की मांग की है। जो ये डंप यार्ड है नगर परिषद सापरा का, जहाँ पे पूरा कचरा डाला जाता है, वहाँ पे जैसे हम सुबह आए तो एक गौ माता यहाँ पे पड़ी हुई थी। जब यहाँ पहुंचे तो उसको कुत्ते खा रहे थे। तो जैसे हमने बाद में ये पता किया कि ये किसी ने डाला, तो पता चला नगर परिषद के अंडर में जो ट्रैक्टर, जो ट्रॉली, जो कचरा फेंकने वाले काम करते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे फेंका। जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने, कल शाम की बात है, तो उसको बोला कि ये गाय यहाँ पे मत डालो, जो भी काम है इसका वो कर सकते हो। तो उसने धमकी और दी, बोले कि ये हमारे लिए कचरा है, गाय इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं इसका सरासर पुरजोर से विरोध करता हूँ। गाय हमारी माँ। अब खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 136 किलो 685 ग्राम डोडा पोस्त के साथ में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। डीएसटी टीम प्रभारी एसआई सुशील कुमार की सूचना और साक्ष्य संकलन में अहम भूमिका रही। थाना प्रभारी सुरेश मील के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध फॉर्च्यूनर गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें डिक्की और सीटों के नीचे से डोडा पोस्त से भरे कट्टे बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में अमनदीप सिंह, सुमनप्रीत कौर और राजेंद्र सिंह शामिल हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच खुइया थाना प्रभारी को सौंप दी है। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां शराब तस्करी के मामलों में फरार चल रहे वाहन मालिकों को बिछेवाड़ा पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 ट्रक मालिकों को पकड़ा है। पिछले महीने रतनपुर बॉर्डर पर आयशर ट्रक से 95 कार्टन हरियाणा निर्मित शराब जब्त की गई, जिसमें ट्रक मालिक साहिल पुत्र विनोद पवार निवासी हरसिंहपुर करनाल की तलाशी ली। वहीं दूसरे मामले में कंटेनर से 732 बोतल शराब मिलने पर वाहन मालिक संतलाल कस्बा जाट निवासी दड़ोली ढाणी हिसार की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उनके गृह क्षेत्र से गिरफ्तार कर बिछेवाड़ा न्यायालय में पेश किया। डूंगरपुर जिले के दोहड़ा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। दरअसल सामाजिक विवाद को सुलझाने के लिए पंचों की बैठक हो रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने लाठी और लात घूंसों से बुजुर्ग के साथ में मारपीट की, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस हमले में 2 अन्य लोग भी घायल हुए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। शाम को 5 बजे दुलेश्वर व लक्ष्मण के परस्पर जमीनी विवाद को लेकर नानू राम उर्फ नानू के घर पर गांव के पंचों की सभा चल रही थी। इसी दौरान दुलेश्वर पिता नानू राम, बहरूलाल पिता नानू राम, गुंजन पिता नानू राम ने मिलकर के जयंतीलाल, कांतीलाल व प्राती बंसीलाल पर लात घुसों व लठ। करौली में सार्वजनिक मार्गों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने सलेमपुर नारोली सड़क मार्ग पर अभियान चलाया। इस दौरान विभाग की टीम ने पीला पंजा का इस्तेमाल कर सड़क किनारे बने पक्के निर्माण दुकानों के आगे बढ़ाए शेड और अस्थायी ढांचे हटाए। कार्रवाई में पुलिस का भी सहयोग रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। अधिकारियों ने बताया कि बार बार नोटिस देने के बावजूद कुछ लोगों ने सड़क पर कब्जा कर रखा था, जिससे कि आवागमन बाधित हो रहा था। स्थानीय लोग सड़क चौड़ी होने पर राहत महसूस कर रहे हैं और विभाग की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। अब खबर भरतपुर से है, जहां कच्चा कुंडा कॉलोनी में नगर निगम ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिससे इलाके में हलचल मच गई। सुबह नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जेसीबी लेकर के मौके पर पहुंचे तो लोग एकत्र हो गए और अपनी परेशानी बताई। कई जगह लोगों द्वारा खुद अतिक्रमण हटाते देखा गया। नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने 5 दिन की मोहलत देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि केवला देव घना से बी नारायणन गेट चौराहे तक 4 लेन सड़क का निर्माण होना है, जिसके लिए पहले भी कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कुछ भूखंडों से अतिक्रमण हटाया गया, जबकि जिनके पूरे घर टूटने हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। सड़क की चौड़ाई को भी नुकसान कम करने के लिए 80 फीट से घटा करके 52 फीट किया गया है।
गन्ना गेट से लेकर के B9 गेट तक रोड चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है, पीछे आपको पता सलूजा नर्सिंग होम तक रोड बन गई है। आगे इंक्रोचमेंट्स थे तो इनने हमने सबको नोटिस दिए और निशानदेही की। उसके बाद सब लोगों ने आपसी में समझौता करके और नगर निगम के सहयोग के लिए आज हमारी जो कार्रवाई थी सलूजा नर्सिंग होम से पटाखा फैक्ट्री तक की, तो उसमें अभी सुबह हम अपना जाब्ता लेकर के आए संसाधन लेकर के, तो सारे लोग अपने लेवल पर काम तोड़ रहे हैं। अधिकांश ने तोड़ लिया है, कुछ तोड़ रहे हैं, किसी। और आप खबर अलवर से है, जहां राजगढ़ पुलिस और भारत विकास परिषद के संयुक्त प्रयास से कस्बे के पहला बाईपास चौराहे पर बुधवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें थानाधिकारी राजेश कुमार, समिति अध्यक्ष पद्मा गोयल और कार्यक्रम संयोजक प्रीति विनय मौजूद रहे। थानाधिकारी राजेश कुमार ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया और हेलमेट व सीट बेल्ट पहनने वाले चालकों को फूल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में करीब 2000 पंपलेट बांटे गए और 100 से अधिक वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए गए ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति जनता में समझ और जागरूकता बढ़ सके। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए हमारी भारत विकास परिषद समय समय पर सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम करती रही है। इसके लिए जो हेलमेट नहीं लगाते उनको हेलमेट के लिए समझाइश की जाती है और जो हेलमेट लगा के आए उनका स्वागत किया जाता है। स्पीड के लिए उनको समझाया जाता है, नशे के लिए उनको समझाया जाता है कि नशे के अंदर आप गाड़ी ना चलाएं, आप अपना जीवन भी बचाएं और दूसरों का जीवन भी बचाएं। जीवन कीमती है, इसका यह हमारे देश की धरोहर है, हमें इसकी रक्षा करनी है। इसलिए हमें समय समय पर ये कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करते हैं और इससे आज क्या कार्यक्रम रहा? आज हमारा सड़क सुरक्षा का एक कार्यक्रम है जिसमें हमने 2000 पंपलेट बांटे हैं और स्टिकर्स, ये रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं। जिन गाड़ियों के ऊपर रिफ्लेक्टर्स नहीं थे उनको रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं और उनको समझाया गया है कि आप तो एक स्पीड कंट्रोल करें, दूसरा नशे में गाड़ी ना चलाएं, तीसरा जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो हेलमेट पहन करके ही अपने 2 व्हीलर को चलाएं, जिससे खुद भी सुरक्षित रहें और आम जनता को भी कोई तरह की कोई खतरा न